ये तो और अंधेरा हो गया है। भी ये अगर गेट बंद कर दिया ना तो सिनेमा हॉल वाली फीलिंग आएगी। नहीं ऐसा नहीं, आप पढ़ाने का मूड है। ये तो है। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना? लास्ट टाइम पे हम लोग ऑप्टिक्स में बात कर रहे थे, ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, वेव ऑप्टिक्स हम लोग की स्टार्ट हो गई थी। हमने आपसे लास्ट क्लास में बोला था बेटा, न्यूटन के बारे में बताया था कि न्यूटन ने वेव ऑप्टिक्स में क्या थ्योरी दी अपनी, और हाइजेंस ने क्या थ्योरी दी उसके बारे में बताया था, ठीक है? और न्यूटन की क्या गलती रही और हाइजेंस की क्या गलती रही उसके बारे में बताया था। उसके साथ में हमने बाइडियसी की बात करी थी, और हमने ये कहा था कि इंटरफेरेंस कब कब होता है, इंटरफेरेंस की जो कंडीशंस होती हैं उन इंटरफेरेंस की कंडीशन के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। इंटरफेरेंस की कंडीशन के बाद में हम लोगों ने ब्राइट और डार्क की बात करी थी, साथ में इंटेंसिटी की बात करी थी, उसमें फ्रिंज विड्थ की बात करी थी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात करी थी, उनकी रिलेशन की बात करी थी, ठीक है? ये सब चीज़ों के बारे में हमने लास्ट क्लास में हम लोगों को पढ़े थे। उसी में ही अगर हम लोग अगले बढ़े, हाँ चलो एक बात बताओ मुझे, सबसे पहले अगर मैं बाइडियसी की बात करूं, बाइडियसी में दो स्लिट्स होती थी, और जो स्लिट के बीच की दूरी होती है, जो स्लिट के बीच की दूरी होती है उसे क्या बोलते थे हम लोग? डी। यहां पर क्या होती है मेरी? स्क्रीन, ठीक है? स्क्रीन होती है। ऐसे मुझे क्या मिलती है यहां पर? अब अगर मैं ब्राइट फ्रिंज की बात करूंगा तो ब्राइट के लिए बाई का फार्मूला क्या होता है? nth ब्राइट के लिए क्या था कल? n लैम्डा d अपॉन, डार्क के लिए क्या फार्मूला था? 2n माइनस 1 लैम्डा d अपॉन 2d। सही है? मैंने फ्रिंज विड्थ की बात करी थी जिसे हम लोगों ने बीटा कहा था। बीटा क्या था? लैम्डा d अपॉन, लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। और हमने बात करी थी सर थीटा की, जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ थी वो थी हमारी लैम्डा अपॉन d। और इन दोनों का जो रिलेशन था, इन दोनों का जो रिलेशन था वो मेरा था बीटा बराबर d थीटा, या थीटा बराबर बीटा अपॉन d। हमने इसकी बात करी, थीटा का, थीटा जो था, थीटा था हमारा बीटा अपॉन d, इसकी बात करी। फिर मैंने कहा था बेटा इसकी जो इंटेंसिटी है वो कभी चेंज नहीं होती। ये नहीं है कि तुम्हारी जो फोर्थ ब्राइट है और थर्ड ब्राइट है वो दोनों सेम ब्राइट होंगी, वो दोनों सेम ब्राइट होंगी, ठीक है? वो दोनों सेम ब्राइट होंगी, उसमें ऐसा था। अब देखो उसके साथ में हम लोग अब मैंने तुमसे एक बात और बोली थी, जब हमने ये कराया था तो यहाँ से एक वेव ऐसे जा रही थी, एक वेव ऐसे जा रही थी। इन दोनों के बीच में यही मेरा क्या था? पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस कितना होता था? d sin थीटा, जो किसके बराबर था? dy अपॉन कैपिटल D, dy अपॉन कैपिटल D। ये मेरा क्या था? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस भी कल मैंने बताया था, अगर ये S1 है, ये S2 है और ये P है, तो S2P माइनस S1P, यही मेरा क्या होता था? पाथ डिफरेंस। लेकिन देखो यहाँ पर ये तो चलो ठीक है, इसके साथ में अगर उसने क्या किया तुमको पता है, अगर मैं यहाँ पर एक ग्लास का कोई ग्लास की स्लिट रख दूं, या ग्लास की मोटाई की थिकनेस की कोई चीज यहाँ पर रख दूं, तो जाहिर सी बात है, जरा एक बात समझो, मेरे पास में एक ये ग्लास रखा हुआ है और यहाँ कुछ नहीं है,
मैंने एक सीधे रे डाली, लाइट रे डाली। तुमको पता है लाइट की स्पीड 3 गुणा 10 की घात 8। अब तुम समझना, अगर उसने एक रे मैंने ऐसे सीधी डाली, मान लो मैंने कहा यहां से यहां तक पहुंचने में, मान लो यहां से यहां तक पहुंचने में इसे 2 नैनो सेकंड लगे, यहां से यहां तक पहुंचने में इसे 2 नैनो सेकंड लगे। तो यहां से यहां तक अगर मैं इधर रे डालूंगा तो उसको 2 नैनो सेकंड से ज्यादा लगेंगे कम लगेंगे? बोलो, ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि सर देखो यहां पर भी हवा, यहां पर भी हवा, लेकिन यहां पर मीडियम क्या हो गया? चेंज हो गया। अगर मीडियम चेंज हो गया तो लाइट की स्पीड क्या हो गई? कम। लाइट की स्पीड क्या हो गई? कम। तो जब लाइट की स्पीड कम हुई तो यहां पर यहां से यहां तक जाने में समय ज्यादा लगेगा कंपेयर टू ये हवा में। हवा में तो तेज चली जाएगी ना, तो यहां पर जब टाइम ज्यादा लगेगा इसीलिए यहां से यहां तक जाने में टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। अब देखो अगर टाइम ज्यादा लगेगा, आप सोचना, मान लो ये यहां से लेके यहां तक गई, ठीक है, ये पहले जब ये सीधे हवा में गई यहां से यहां तक, मान लो 3 नैनो सेकंड में, और जब मेरे पास में कोई ग्लास स्लैब नहीं रखा था, मैंने कहा मान लो दूसरी वाली गई 2.5 नैनो सेकंड में। भाई इसका ये छोटा है तो ये पहले पहुंच जाएगी। अब मैंने क्या किया? अब मैंने ग्लास रख दिया। क्या रख दिया मैंने? ग्लास। तो मान लो अब यहां से जाने में 2.5 से ज्यादा लगेगा। मैंने कहा अब कितना लग रहा है? 2.8 नैनो सेकंड। ठीक है, तो ये यहां से पहुंच रही है, तो देखो यहां पर टाइम कम हो गया। टाइम क्या हो गया? कम। टाइम कम हो गया। हमारा फार्मूला होता है समय बराबर दूरी अपॉन चार्ज, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन। तो इसीलिए यहां से यहां तक जब ये जाएगा तो इसका पाथ डिफरेंस जो है ना, जैसे टाइम को तुम्हारा कम हो गया, यहां पर टाइम बढ़ गया, टाइम बढ़ गया। तो जो टाइम बढ़ गया तो जैसे एक रे पहले यहां से यहां तक पहुंच रही थी, ये जब ये नहीं था ये यहां से यहां पहुंच रही थी, अब ये थोड़ी देर में पहुंचेगी। जब देर में पहुंचेगी तो पाथ डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका पाथ डिफरेंस कम हो जाएगा। ठीक है, पाथ डिफरेंस कम हो जाता है। तो इस प्रकार से जैसे क्वेश्चन अगर रहता है कि मान लो मेरे पास में मैंने एक स्लिट लगा दी यहां पर, और वो स्लिट की जो थिकनेस है, वो स्लिट की थिकनेस जो मैंने मानी है कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसकी थिकनेस स्मॉल टी, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या माना मैंने? म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब देखो, अगर तुम्हें पता है कि अगर कोई भी चीज गिलास से होकर जाती है, गिलास से होकर जाती है, ठीक है। अब देखो अगर कोई रेस ऊपर देखो, अगर कोई रेस गिलास से होके जाती है, गिलास से होके जाएगी, तो जैसे नीचे वाली रेस है वो जल्दी पहुंच जाएगी, ऊपर वाली क्या पहुंचेगी? टाइम में पहुंचेगी। तो इसमें कुछ ना कुछ क्या हो जाता है? पाथ डिफरेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? पाथ डिफरेंस। कुछ ना कुछ क्या हो जाता था? पाथ डिफरेंस हो जाता था। ठीक है, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा? पाथ डिफरेंस हो जाएगा। अब कितना पाथ डिफरेंस होगा? ठीक है, अच्छा वो तो शिफ्टिंग का आ गया। ये देखो, जैसे पहले जब कोई ग्लास स्लैब नहीं रखा था, जब कोई भी ग्लास स्लैब नहीं रखा था, जब कोई ग्लास स्लैब नहीं रखा था तो जो पाथ डिफरेंस था वो क्या था? बाई डी अपॉन डी। अरे अभी तो मैंने बोला डी बाई अपॉन डी। ठीक है, तो बाई पहले लिख लिया, ये था। ठीक है, अब मैंने कहा पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। भाई ग्लास स्लैब रखने से पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? कम। तो कितना कम होगा? कितना कम होगा? तुम्हें पता है कि अगर कोई भी चीज ग्लास स्लैब से होके गुजरती है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू। तो जो इसके अंदर से पाथ डिफरेंस होता है वो होता है μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 इंटू टी। बोलो, क्या ये फार्मूला तुम लोगों को पता है? नहीं पता है? सबको लिखवाया है और सबको याद करवाया, बहुत भयंकर तरीके से करवाया था मैंने यार। ठीक है, तो बेटा इसका है, देखो कुछ नहीं, देखो सर अगर बाहर हवा है, बाहर क्या है? हवा, तो μ1 की जगह बच्चों क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? μ माइनस 1 इंटू टी, म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो देखो बच्चों,
अगर मैं ब्राइट फ्रिंज की बात करूं मैक्सिमा के लिए बेटा पाथ डिफरेंस का जो फार्मूला था वो किसके बराबर था, n लैम्डा। और यहां पर जो पाथ डिफरेंस आया है वो आया है बाई डी अपॉन डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अगर हम इसके बराबर करें और यहां से बाई की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो बाई की वैल्यू आएगी n लैम्डा डी अपॉन डी प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी डी अपॉन डी। बहुत बोल गया ये तो सर, उसकी जान ही रही है। तुम्हारी तो नहीं गई है, ठीक है, चलो ठीक है। शिफ्टिंग तुम्हारी ये हो जाती है, ठीक है, शिफ्टिंग तुम्हारी एक हो जाती है, एक बार फिर से समझो। बच्चा लोग इसको बस खाली समझ लो, इसको खाली समझ लो, ठीक है। एक बार और समझो, मुझे बताओ, तुम लोगों को बताना है, ठीक है। क्यों मौर्य कल क्यों नहीं आया था, हैं? कल क्यों नहीं आए थे, हैं? ससुराल गया था? अरे कल तुम्हारी छुट्टी थी, किसकी, कोचिंग की? हाँ तो क्यों नहीं आए थे भाई, हम कह रहे छुट्टी थी, तुम कल छुट्टी पे थे, क्यों नहीं आए थे? चलो देखो बच्चे, एक बार बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं बेटा कि यहां पर ये ग्लास स्लैब नहीं है, सोचो ग्लास स्लैब नहीं है, अगर ग्लास स्लैब नहीं है तो तुम बोले जो पाथ डिफरेंस का फार्मूला होगा वो बाई डी अपॉन स्मॉल डी, बाई डी अपॉन ये पाथ डिफरेंस होता है। तुम बोले सर अगर ग्लास स्लैब रख दिया, इसकी वजह से जो पाथ डिफरेंस होगा, इसकी वजह से, ठीक है, इसे x1 और x2, तो तुम बोले म्यू माइनस 1 इंटू डी, तो इसमें से यही तो कम हुआ है, तो टोटल जो मेरा पाथ डिफरेंस हो गया वो हो गया बाई डी अपॉन डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू, टोटल पाथ डिफरेंस ये हो गया। अब टोटल पाथ डिफरेंस मेरा ये हो गया। अगर मैं बेटा ये मैं कहूं मैक्सिमा मतलब ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस का फार्मूला होता है वो होता है n लैम्डा। तो अगर मैं इसको n लैम्डा के बराबर करूंगा और यहां से अगर बाई की वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो इसकी पहले इससे गुणा करो, तो n लैम्डा डी अपॉन डी माइनस, ठीक है, अच्छा ठीक है, ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का, तो म्यू माइनस 1 टी डी अपॉन स्मॉल डी, फिर बाई का, फिर लैम्डा कहां चला जाएगा इसका लैम्डा, अच्छा सही है अपॉन स्मॉल डी। देखो कैसे सर जी, इसको चाहो तो तुम कहां ले आओ, इधर, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और इस डी से क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। तो मेरा जो ब्राइट फ्रिंज के लिए आया वो ये आया। इससे पहले जब ये नहीं लगा हुआ था तो ब्राइट फ्रिंज का फार्मूला अभी तुम बताए थे n लैम्डा डी अपॉन डी, यही तो बताए थे। लेकिन अब जो देखो सोचो, पहले जो ब्राइट फ्रिंज के लिए n लैम्डा डी अपॉन डी था, अब जैसे मान लो मुझे यहाँ ब्राइट मिल रही है, nth ब्राइट मुझे यहाँ मिल रही है, तो दूरी क्या थी, n लैम्डा डी अपॉन डी। अब वो यहां से कहां पहुंच जाएगी, ऊपर क्यों पहुंची, देखो क्योंकि यहां पर क्या है प्लस, तो कितना शिफ्ट हो गई ऊपर, देखो ऊपर कितना शिफ्ट हो गई, तो ये खत्म कर दो, म्यू माइनस 1 टी डी अपॉन डी, ठीक है। तो अगर मैं एक कोई भी स्लिट लगा देता हूं म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टी थिकनेस की, तो जो मेरी शिफ्टिंग है वो शिफ्टिंग कितनी हो जाएगी, म्यू माइनस 1 टी डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है, ये शिफ्टिंग हो जाएगी, ये शिफ्टिंग हो जाती है, ठीक है, सब लिखा हुआ है बच्चों, ये सब लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद में अगर मैं कहूं कितनी शिफ्टिंग ये हो गई, ठीक है, ये शिफ्टिंग हो गई। अगर तुमसे कहा जाए
कितनी फ्रिंजें शिफ्ट हुई। तो कल ही तुम बोले थे सर एक फ्रिंज की जो ब्रेड्थ होती है, एक फ्रिंज की ब्रेड्थ वो लैम्डा डी अपॉन डी होती है। ठीक है, अब सोचो मान लो वो यहां से यहां तक शिफ्ट हुई, भैया इतनी तो शिफ्ट हुई, और ये जो शिफ्टिंग है वो कितनी हुई म्यू माइनस 1 टी डी अपॉन डी, ये हुई। अरे इतनी ऊपर क्या हो गई शिफ्ट, तो कितनी फ्रिंजें शिफ्ट हुई होंगी, तो इसमें फ्रिंज से क्या कर दो भाग कर दो ना, शोर कर दो, फ्रिंज से भाग कर दो। फ्रिंज से अगर मैं भाग करूंगा इसमें लैम्डा डी अपॉन डी में, तो डी से डी गया, डी से डी गया, मेरे पास क्या बचा म्यू माइनस 1 टी अपॉन लैम्डा। इतनी फ्रिंजें ऊपर की ओर क्या हो गई शिफ्ट हो, इतनी फ्रिंजें ऊपर की ओर शिफ्ट हो। ठीक है, अगर सिर्फ एक गिलास स्लैब के रखने से, सिर्फ एक गिलास स्लैब के रखने से इतनी फ्रिंजें शिफ्ट हो गई ऊपर की ओर। या तो चला ही है बिल्कुल। ठीक है, एक बात और बताओ मुझे, देखेंगे मुझे कौन आंसर देगा इस बात का। कौन आंसर देगा सर, मेरे पास में ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, दोनों पे मैंने सेम मोटाई की और सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की स्लिट रख दी। अब बताओ दोनों के कारण, दोनों के कारण पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो वही होगा। देखो एक बताओ सब, जो इसके कारण होगा वो इसके कारण होगा, तो भैया ये देखो जितना इसके कारण रुक रही है उतना ही इसके कारण रुक रही है, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा जीरो। नहीं समझे, इधर देखो एक रे ऐसे गई, रे ऐसे गई, ये भी 1 सेकंड रुकी, ये भी 1 सेकंड रुकी, सही है, फिर ऐसे चलेगी, तो बताओ पाथ डिफरेंस कितना है जीरो है नहीं। तो पाथ डिफरेंस वही होगा जो इसके ना रखने से होता था, जो इसके ना रखने से, और ना रखने से जो पाथ डिफरेंस था वो था कितना था बाई डी अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, बाई डी अपॉन कैपिटल डी, ना रखने से जो होता है वही पाथ डिफरेंस वैसे होगा। इतना बोल रहा है तो क्वेश्चन है, करवाएंगे अभी करवाएंगे क्वेश्चन तो। ये तो टारगेट बहुत लंबा है, आज खत्म करनी तुम्हारी ऑप्टिक्स किसी हालत में। या तो कतई बंद हो जाए, फिर बोर्ड पे पढ़ाई की जाए और पीक के बोलने कर रहे है ना, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन सा रहता है थोड़ा। अब देखो डिफ्रैक्शन, सर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में इतना अंतर समझना। इंटरफेरेंस में क्या होता था, दो वेवें मिलके, दो वेव जो होती थी वो मिलती थी, अगर वो कंस्ट्रक्टिव मिलती थी, कंस्ट्रक्टिव का मतलब हो गया अगर वो इस प्रकार से मिलती थी कि एक वेव ऐसी और दूसरी वेव भी ऐसी, तो हमको मिलके क्या मिलती थी ब्राइट फ्रिंज। लेकिन अगर वो ऐसे मिली, एक फ्रिंज ऐसे और दूसरी फ्रिंज ऐसे, तो ये दोनों देखो ऊपर वाली नीचे को खत्म, नीचे वाली ऊपर को खत्म, तब हमें क्या मिलती थी डार्क फ्रिंज मिलती थी। उस कंडीशन पे हमें डार्क फ्रिंज मिलती थी। यहाँ पर देखो द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स, डिफ्रैक्शन है उसमें जो कॉर्नर्स होते हैं, उन कॉर्नर्स के थ्रू लाइट क्या होती है, लाइट बेंड होती है। लाइट क्या होती है बेंड, कॉर्नर्स के थ्रू लाइट बेंड होती है। ठीक है, अब कैसे बेंड होती है देखो, जैसे मैंने कहा मान लो मेरे पास में ऐसे कोई कॉर्नर्स है, तो यहां से लाइट जाएगी, देखो तो इसके थ्रू, ये दिख रहा है तुमको, ये कॉर्नर्स हैं, इस कॉर्नर्स के थ्रू लाइट क्या हो जाएगी बेंड हो जाएगी, लाइट बेंड हो जाती है। ठीक है, एक बात और बता, जो लाइट की वेवलेंथ है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि मान लो अगर मैं अपने हाथ पर एक्सरे डालूंगा तभी तो मेरी हड्डियां दिखेंगी, लेकिन अगर मैं अपने उस पर रेडियो वेव डालूंगा क्या मेरी हड्डियां दिखेंगी? नहीं। उसका रीजन बेसिकली यही हो जाता है क्योंकि जो रेडियो वेव है वो इतनी मोटी होती है कि वो मेरे खाल को भेद ही नहीं सकती।
सही है? मेरे ख्याल को नहीं, अरे तुम पानी ऐसे उंगली में भरते हो तो पानी तुम्हारे हाथ में रह जाता है, क्यों रह जाता है? अरे कभी छन्नी समझ लो, ऐसे छन्नी होती है, चाय नीचे चली जाती है, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, अदरक भी ऊपर रह जाती है, क्यों? क्योंकि वहां का जो छेद हैं उनसे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनका वो क्या है, पतले हैं, इसलिए वो नीचे निकल जाते हैं और जो रह गया वो ऊपर रह गया। इसी प्रकार से तुम समझो कि मैं ऐसी वेव का जो यहाँ पर जो भी जिस वेव को मैं इससे गुजारूंगा, जो भी जिस वेव को मैं यहाँ से गुजारूंगा उसकी वेवलेंथ इससे कम होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो गई, जैसे मान लो छेद है इतना बड़ा, वेवलेंथ जैसे बड़ी हो गई, ठीक है, तो क्या इससे निकल पाएगी? निकलेगी, तो इससे छोटी होनी चाहिए। फिर दूसरी बात ये है, यहाँ पर जो ये दूरी लेते हैं हम, खाली यहाँ पर एक ही स्लिट यूज होती है और जो इसकी डिस्टेंस होती है उसे क्या लेंगे? ए, उसे हम लोग ए बोलते हैं, स्मॉल ए बोलते हैं, ठीक है। तो वही है, कितना बोल रहे हैं हम। लाइव क्लास में तो लाइव क्लास पे लिख कैसे लोगे? इस पे लिखने में नहीं आएगा ना, फिर तो क्लास शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो ये है सेपरेटिंग व्हेन पासिंग थ्रू एपरेटस, किसी शार्प एज से इसका क्या होता है, हाँ, बैंड हो जाती है लाइट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे डिफ्रैक्शन। बेसिकली तुम खाली बस इतना समझो, डिफ्रैक्शन बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, एक होता है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है। तुम्हारे कोर्स में फ्रेस्नेल से भी नहीं पूछेगा, तुम्हारे में पूछेगा फ्राउनहोफर से, बस इतना याद, फ्राउनहोफर से पूछेगा। अब देखो फ्रेस्नेल क्या बोले, फ्रेस्नेल ये बोले डिफ्रैक्शन में, देखो डिफ्रैक्शन में, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में ये बोले जब कोई भी सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पर हो, एक होता है इनफाइनाइट, एक होता है फाइनाइट। फाइनाइट मतलब वो डिस्टेंस जो हमें पता हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? फाइनाइट डिस्टेंस। अगर मेरे पास में एक सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पर है तो ये ऐसे जाएगी, जब इससे पास होगी तो ऐसे पास होगी, तो यहाँ पर बेटा इससे क्या हो गई, ये इससे क्या हो गई? बैंड हो गई, इससे लाइट क्या हो गई? बैंड। और यहाँ पर हमको क्या है? स्क्रीन है, तो यहाँ पर हमें ब्राइट भी मिलेगा और हमको डार्क भी मिलेगा। एक बात और याद रखना, जैसे जब मैंने BDSC पढ़ा रहा था तो बीच में हमेशा क्या मिला था? ब्राइट। इसमें भी बीच में हमेशा क्या मिलेगा? ब्राइट, ठीक है, हमेशा ब्राइट मिलेगा। तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन ये भी, इससे भी नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है इससे, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन से। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या है? इसमें बेटा यहाँ पर हम लोग एक लेंस लगा देते हैं इसके आगे, और वो लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। अब तुम समझना, अगर यहाँ से कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, जरा सोचना कि यहाँ पर क्या किया इन्होंने, एक ऐसे स्लिट ले ली, एक स्लिट ले ली ऐसे। अब इस स्लिट से लाइट मान लो ऐसे पैरेलल आ रही है, लाइट आ रही है पैरेलल, साथ में क्या लगा दिया? एक लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। तो जो लाइट यहाँ से पास आउट होगी वो लाइट कुछ तो सीधे निकल जाएगी, यहाँ पर क्या होगी? स्क्रीन, और वो यहाँ मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर। तो बेटा अगर मैं कहूँ तुमसे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कितनी है, तो अगर ये पूरी दूरी तुम d लोगे और ये बिल्कुल इसके पास में हो, ये बिल्कुल इसके कहाँ हो? पास में। और बेटा यहाँ से यहाँ तक देखो, जहां पर लाइट मिल रही है वो तुम्हारी क्या है? f। अरे लाइट बैंडों के जहां मिलती है, इससे कोई पैरेलल लाइट आती है तो वो कहां पर इमेज बनती है? तुम्हारी फोकस पर, ठीक है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इसकी f हो जाएगी, ठीक है। अब सेंटर पर, ये है सेंटर पर हमेशा क्या मिलेगी तुमको? ब्राइट फ्रिंज। सेंटर पर हमेशा मिलेगी तुमको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज याद रखना, यहाँ पर अगर मैं मैक्सिमा और मिनिमा की बात करूं, अगर मैं मिनिमा की बात करूं, मिनिमा और एक जगह मैक्सिमा, बेटा मैक्सिमा क्या होता है? ब्राइट फ्रिंज, और मिनिमा क्या होता है? डार्क फ्रिंज। अगर मैं तुमसे कहूं, तुमने BDSC पढ़ा था, BDSC में मुझे बताओ ब्राइट फ्रिंज का फार्मूला क्या था? ब्राइट फ्रिंज का बोलो, बाई बराबर n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। यहाँ पर ये एरिया, यहाँ पर ये क्या होता है? a, सही है।
बेटा ब्राइट फ्रिंज का फार्मूला क्या था, एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। यहाँ वहां पर क्या था, जो स्लिट थी, स्लिट के बीच की दूरी ही तो डी थी। यहाँ पर जो ये है, इसके बीच की दूरी कितनी है, ये ए, तो यहाँ पर हो जाएगा एन लैम्डा डी अपॉन ए। अब देखो वहां पर मिनिमा के लिए क्या फार्मूला था, जल्दी बोलो, 2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d, तो d की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा a, और दूसरी बात यहाँ पर क्या होगा बेटा प्लस। तो ध्यान रखना वहां पर जो मैक्सिमा था, यहाँ पर वो क्या है मिनिमा, और वहां जो मिनिमा था, मिनिमा में क्या था 2n माइनस 1, लेकिन यहाँ क्या है 2n प्लस 1। अब जरा सोचो सर ऐसा है, हाँ वो होता है, वहां पर था तुम्हारा 2n माइनस 1 और यहाँ पर क्या है 2n प्लस 1। अगर मिनिमा की बात आएगी तो मिनिमा के लिए ये फार्मूला लगेगा, और मैक्सिमा के लिए फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में ये वाला फार्मूला लगता है। ठीक है, जैसे ये तुमको लेंस दिखा रखा है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है तुम्हारी f, और इसके वैसे बीच की दूरी क्या है बच्चों d है। देखो यहाँ पर जो ये है, ये दूरी कितनी बता रखी है मैंने, a बता रखी है। लाइट जो सीधी आई वो तुम्हें यहाँ मिल गई, और जो लाइट ऐसे तिरछी हुई वो जाके ऊपर मिली ऐसे, ठीक है, यहाँ पर मिले ऐसे। तो यहाँ पर मुझे मैक्सिमम मिलता है और मिनिमा। जहां मिनिमा मिलेगा उसको मैं कौन सी बोलूंगा, डार्क फ्रिंज। जहां मैक्सिमम मिलेगा उसको क्या बोलूंगा मैं, ब्राइट फ्रिंज। बहुत बोल रहा है उधर, तो हम तो कह रहे हैं उधर पढ़वा लो, कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री आप सबके कहने में आ गए, ठीक है। ये मिनिमा के लिए बेटा क्या होता है डार्क फ्रिंज, और मैक्सिमा के लिए बच्चों क्या हो जाएगा ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, फार्मूला वही हो गया, फार्मूला वही। फिर से बोलो फिर से बोलो, मिनिमा का फार्मूला क्या होगा, मिनिमा के लिए फार्मूला क्या होगा, y बराबर n लैम्डा d अपॉन, और डार्क यानी कि, और मैक्सिमा के लिए क्या होगा 2n प्लस 1 लैम्डा d अपॉन a, 2a, लैम्डा d अपॉन 2a। ठीक है, ये फार्मूला हो जाता है, ये फार्मूला हो जाता है। नहीं देखो बेटा ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये किसके लिए आ गया, मिनिमा के लिए, ठीक है। अच्छा, मिनिमा के लिए ये फार्मूला है 2 लैम्डा, यहाँ ये है n लैम्डा d अपॉन e, ठीक है। अच्छा, इन्होंने पता है d को f के बराबर कब कर दिया है, d को f के बराबर ये तब किया है जब ये लेंस बिल्कुल यहाँ पर है। ये जो लेंस है, ये वाला लेंस, वो बिल्कुल अगर यहाँ हो जाएगा तो इन्होंने कहा जो इसकी फोकस है वही किसके बराबर हो जाएगी, d के बराबर हो जाएगी, वही फोकस d के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो तभी तुम्हारा d की जगह इन्होंने क्या रख दिया है, f रख दिया है। ये मिनिमा का था। अगर तुम मैक्सिमा का देखोगे तो मैक्सिमा का देखो फार्मूला क्या आ गया, 2n प्लस 1 लैम्डा d अपॉन 2d। ठीक है, और n की जगह क्या रखोगे, 1 2 3 4, या तुम कह दो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। मैं कल बताया था प्लस के लिए कहां जाएंगे ऊपर, माइनस के लिए कहां जाएंगे नीचे जाएंगे। ठीक है, ये होता है। अब मैं अगर वृत्त की बात करूं, सेंट्रल वृत्त की बात करी जाए, देखो सेंट्रल वृत्त तुम्हें पता है बीच में हमेशा और हमेशा कौन सी मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, हमेशा ब्राइट। फिर क्या मिलेगी, डार्क फ्रिंज। तो यहाँ पर ब्राइट है और यहाँ क्या मिली, मान लो डार्क। ऐसे नीचे भी मुझे क्या मिलेगी, डार्क। तो जो ब्राइट की वृत्त होगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। जैसे मान लो सर जी ये सेंटर है कमरे का, ठीक है, मैं कहूँ यहाँ पर ब्राइट है तो यहाँ भी ब्राइट है, और डार्क मान लो इस दीवार से स्टार्ट हुई और ऐसे ही डार्क इस दीवार से स्टार्ट हुई, तो ये जो वृत्त होगी वो किसकी होगी, ब्राइट की होगी। ठीक है,
अब ऐसे ही मैंने कहा यहाँ से जो फर्स्ट डार्क था उसके एंगल कितना था थीटा, और इधर जो -1 वाला डार्क है इसका भी एंगल कितना है थीटा, तो टोटल एंगल कितना हो गया 2 थीटा। कितना हो गया 2 थीटा। अब देखो सर जी जो ऊपर वाली डिस्टेंस है वो क्या है लैम्डा अपॉन ए, और नीचे वाली माइनस लैम्डा अपॉन ए, तो इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो क्या हो जाएगी 2 लैम्डा अपॉन ए। जैसे तुम ऐसे समझो यहाँ 0 है और इधर 1 है और इधर 1 है, इधर 1 इधर -1, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2 है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2, ठीक है। तो इसी प्रकार से इधर माइनस लैम्डा बाई ए है, इधर प्लस लैम्डा बाई ए है, तो जो दोनों के बीच की जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो होता है तुम्हारा 2 लैम्डा अपॉन ए। सेंट्रल लैम्डा याद रखना, सेंट्रल लैम्डा 2 लैम्डा अपॉन ए, जिसे हम क्या बोलेंगे sin 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपॉन ए। यहाँ थीटा मत बोलना, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है। हाँ अगर तुम साइन को खत्म कर दो एंगल बहुत छोटा है तब भी सेंट्रल ब्राइट को क्या लिखोगे 2 लैम्डा अपॉन ए, 2 लैम्डा अपॉन। अब ये 2 से 2 काट मत देना, क्योंकि पूरा सेंट्रल ब्राइट का मतलब ही है 2 थीटा। सेंट्रल ब्राइट का मतलब ही क्या है 2 थीटा, ठीक है। तो सेंट्रल ब्राइट के बारे में पूछा जाएगा तो सेंट्रल ब्राइट हो जाएगा 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपॉन ए। सिंपल सा। ये देखो 2 थीटा क्या हो गया 2 लैम्डा अपॉन ए, 2 लैम्डा अपॉन ए, ठीक है। एक अधिक कान खा देगा अभी बहुत अच्छे खासे। लाइट आ क्यों नहीं रही है ठीक है। अब एक बात समझो, मैंने तुमसे आप लोगों से कहा सर यहां से ये एंगल कितना था थीटा, दोनों के बीच की दूरी डी, अगर ये डिस्टेंस बाई है, ठीक है, तो बेटा tan थीटा किसके बराबर होता है बाई अपॉन, देखो tan थीटा क्या हो गया बाई अपॉन कैपिटल। तुम्हें पता है एंगल बहुत छोटा हो तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा बाई अपॉन डी के। और हाँ, और जो इसका जो पाथ डिफरेंस है, इसका जो पाथ डिफरेंस है, इससे पहले पाथ डिफरेंस क्या होता था बच्चों d sin थीटा, लेकिन अब d की d ना होके ये दूरी कितनी है a, तो पाथ डिफरेंस कितना है a sin थीटा बराबर n लैम्डा होता था। अगर देखो बेटा मैं इसके लिए कहूंगा तो n बराबर क्या है ये 1, नीचे वाला भी n बराबर क्या है -1, क्या है -1। तो अगर मैं n की जगह 1 लगाऊंगा, n की जगह 1, तो a sin थीटा बराबर n लैम्डा, तो n की जगह 1 हो गया, तो sin थीटा किसके बराबर आया लैम्डा अपॉन a। और मैंने वही एंगल बहुत छोटे हैं तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई बाई अपॉन डी की, और मैं जानता हूं थीटा किसके बराबर है बाई अपॉन डी के, और यहाँ थीटा किसके बराबर है लैम्डा अपॉन ए के। दोनों को रखा तो बाई बराबर जो आ गया वो आ गया लैम्डा डी अपॉन ए, लैम्डा डी अपॉन ए। तो इसी प्रकार से अगर मैं ये वाली वृत्त पूरी देखूं डी के टर्म में, ये वाली वृत्त डी के टर्म में, ठीक है, तो बाई बराबर आ जाएगा 2 बाई बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा बाई अप 2 डी लैम्डा अपॉन ए। और सेंट्रल कितना हो गया सेंट्रल तो ये मैंने बता ही दिया तुम्हें 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपॉन ए। इससे अच्छा तो उधर बोल दो सदर कर रहा है।
अरे मेरे मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है बिल्कुल वो मन उधर जा रहा है। इस तरह से आ रहा है। हाँ कर दो खाना खत्म हो गया तब तो जाओगे उधर इंटेंसिटी ऑफ छोटी बच्ची करेगी। छोटी बच्ची जा रही है अरे ये तो चल रहा है। आप सही सर, आप ऐसे पढ़ाओ, तो सही है फिर ऐसे पढ़ाओ। ये बात पहले क्यों नहीं बताई इन लोगों ने उन्हें पता ही नहीं कि बताने का क्या। वो पी बोलना बंद हो गया तब भी चल रहा है तो लाइट आ गई क्या देखो चलता है। एक बार फिर समझो एक बार फिर समझो इससे चल रहा है कि ये रखा है, इससे चल रहा है। अगर मैं फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन की बात कर रहा था फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की बात कर रहा था ठीक है फ्रेस्नेल से मतलब नहीं हमको सिर्फ उसी क्लास में पढ़ा दे रहे हैं हाँ ठीक है अगर मैं फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर ठीक है अगर मैं फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की बात करूं चलो वो भी बता दूंगा चलो उसका चलेगा उसका ठीक है सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात बेटा इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है बस खाली तुम लोग इसका फार्मूला याद करो बस खाली फार्मूला I बराबर I नॉट साइन बीटा बाई 2 अपॉन बीटा बाई 2 को पूरा का होल स्क्वायर और जो बीटा बाई 2 है वो है पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा बस खाली ठीक है जो बीटा बाई 2 की वैल्यू है वो है पाई अब देखो पाई तो पाई होता है ये ए तुमको पता है ए क्या है जो यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है वो क्या है तुम्हारी ए और जो यहाँ पर जो ये तुम्हें एंगल मिलता है ये क्या है थीटा ये क्या है थीटा ठीक है तो हाँ ये तुम्हारा थीटा है थीटा हो जाएगा थीटा हो जाएगा ठीक है तो ये तुम्हारा थीटा है तो अगर मैं बीटा बाई 2 की बात करूं तो बस खाली पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा एक चीज इसमें और याद रखना है अगर हम लोग इससे पहले जब हम बाई डीएससी पढ़ते थे तो बाई डीएससी में तुमने देखा था इंटेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होती थी इंटेंसिटी हमेशा क्या रहती थी समान इसमें क्या होता है अगर तुम्हारे पास में एक सेंटर पर ब्राइट है फिर डार्क है इधर डार्क है फिर ब्राइट है फिर डार्क है फिर ब्राइट है तो यहाँ पर जो ये ब्रिथ है सेंटर की ब्रिथ सबसे ज्यादा ये ब्रिथ कम और ये और कम और चमक भी क्या होती जाती है कम होती जाती है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी भी कम होगी और ब्राइटनेस भी क्या होगी कम दूसरी चीज बेटा जब हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे तो उसमें जो ब्राइट फ्रिंज थी वो प्रॉपर ब्राइट थी ब्राइट फ्रिंज प्रॉपर ब्राइट थी ठीक है और जो डार्क फ्रिंज है वो प्रॉपर डार्क थी लेकिन यहाँ पर क्या है डार्क फ्रिंज प्रॉपर डार्क नहीं होती डार्क फ्रिंज ऐसे होती है जैसे हमारी चांदनी रात होती है ठीक है ऐसी होती है कि वहां पर बस हमें ये लगता है हाँ उजाला है लेकिन उतना नहीं होता जितना ब्राइट पर होता है उतना नहीं होता जितना ब्राइट पर होता है उससे कम रहता है तो अगर तुम इंटेंसिटी का फार्मूला देखोगे मान लो अगर मैं ये कहूं सेंट्रल पर तो सेंट्रल ब्राइट पर जो इंटेंसिटी है वो कितनी है I1 ठीक है ये क्या हो गया लैम्डा अपॉन ए ये क्या हो गया 2 लैम्डा अपॉन ए ये क्या हो गया 3 तो बेटा देखो अगर मैं फर्स्ट ब्राइट की बात करूंगा इंटेंसिटी I0 है तो सेकंड ब्राइट पर इंटेंसिटी क्या है I0 बटे 22.5 से और ये सेंटर ब्राइट हो ये फर्स्ट ब्राइट हो गया ठीक है ये सेकंड ब्राइट की अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा I0 बटे 62.5 सेंट्रल ब्राइट फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट डार्क तो तुम्हारा जीरो है डार्क क्या है जीरो
इसी प्रकार से अगर तुम प्लस की तरफ ना बढ़ के, अगर ऊपर की तरफ ना बढ़ के अगर तुम नीचे बढ़ते हो, ठीक है, तो वहां पर भी है। अगर तुम फर्स्ट ब्राइट में देखोगे तो इंटेंसिटी I0 बटे 22.5, अगले की इंटेंसिटी I0 बटे 62.5, ठीक है। तो देखो कितनी तुमसे इंटेंसिटी का रेशियो भी पूछा जा सकता है। अगर यहाँ I0 है और इसे तुमने बोला क्या I1, इसे क्या बोल दिया I1, फर्स्ट ब्राइट है तो I1, तुमसे I1 और इसका अगर कभी भी रेशियो पूछेगा, ठीक है, तो वही I1 बटे I0, तो I1 की वैल्यू I0 बटे 22.5 बटे I0 से I0 कट गया तो 1 बटे 22.5, ठीक है। या तुमसे इसका रेशियो पूछेगा और इससे अगले नहीं जाएगा, या तो तुमसे फर्स्ट मैक्सिमा या तुमसे सेकंड मैक्सिमा, ठीक है, इनकी इंटेंसिटी पूछेगा बस, और ज्यादा रुक नहीं जाएगा। तो इंटेंसिटी का फार्मूला वही, इंटेंसिटी जो हो जाएगी सेंटर पर I0 है, इधर I0 बटे 22.5, इधर I0 बटे 62.5 हो जाते हैं, ठीक है। ये है, हाँ ऐसे ही पता है। अभी 2-3 दिन पहले की बात थी, वो 2-3 लड़कियां, वो कोई मेला लगा हुआ है उसमें गई। अब गई तो वो वहां से पता नहीं कोई सा सेंट लेके आई। अब बोली सर जी यहाँ लगाओ, तो हमने अच्छा लगाओ, हमने लगाया। फिर उन्होंने कहा ऐसे ऐसे कर लो, वो कुछ चॉकलेट कलर का था। तो शुरू में तो मुझे अच्छा लगा, बाद में मुझे घूमनी आ गया, चक्कर आ गया। मैं आगे उनसे काम नहीं पढ़ाऊंगा, मैं मुझे ताजा हवा चाहिए। तो बहुत ऐसी इसी प्रकार से विस्स इरिटेशन हो रही है बुरी तरीके से। ये चलो मैं ये दोबारा फिर से बता दूंगा, तुम जितना पढ़ा है सब बता दो। वैसे ये बंद हो जाएगा कैसे एक बार। देखो अब मैं बात करूंगा बेटा पोलराइजेशन की। सबसे पहले लाइट का पोलराइजेशन होता है। एक बात समझो, हम लोग अभी जैसे मैंने तुमसे कहा बाहर जो चश्मा बिक रहे हैं वो 99 रुपए वाले भी हैं, ठीक है। अब विराट कोहली पहनता है, वो महंगे वाला ही पहनता है ना। तो देखो देखने में दोनों सेम ही लगते हैं, और बल्कि ये वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं उससे, ठीक। लेकिन क्या है, तो इनमें और उसमें कीमत का धरती आसमान का अंतर है। अंतर बस ये है बेटा, अगर तुम इसका लाल चश्मा पहन लोगे तो दुनिया तुमको लाल दिखेगी, और काला चश्मा पहन लिया इसका तो दुनिया तुमको काली दिखेगी, ठीक है। बस पोलराइजेशन का अंतर होता है। इसमें क्या है, जैसे तुम किसी बल्ब में लाल पन्नी लपेट देते थे, ठीक है, तो पूरा घर लाल लाल दिखता था, ठीक है, सब जगह लाल हो जाता था। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, कोई मतलब नहीं है किसी प्रकार से, ये खाली सिंपल ग्लास है। जो वो ग्लास होते हैं वो बेटा पोलराइजेशन वाले ग्लास होते हैं। पोलराइजेशन वाले ग्लास का मतलब है, सर में दर्द हो रहा हो बाहर निकल जाओ, ले लो, सर में दर्द हो रहा हो बाहर घूमाओ, जाओ आराम से, ठीक है। तो वो पोलराइजेशन वाले ग्लास क्या होते हैं, पोलराइजेशन वाले ग्लास क्या होते हैं कि उनसे अगर कोई वेवलेंथ आती है, कोई भी वेवलेंथ आती है तो वो टकराती है, तो वो अंदर नहीं जाती। जैसे तुमने अगर जो बच्चे चश्मे लगाते हैं, जो अंदर चश्मा लगाता है उसे पता होगा, जब तुम चश्मा बनवाने जाते हो तो वो तुमसे कहता है अच्छा चश्मा बनवाना है, तो वो तुमसे कहता है बताओ ब्लू रे कट लगा दूं क्या, या प्लेन कर दूं। प्लेन के पैसे कम होते हैं, ब्लू रे कट के ज्यादा होते हैं। उससे भी एडवांस चश्मा आते हैं, मतलब ग्लासेस आते हैं। तो उसमें ये है, ब्लू रे कट में क्या है कि जब कोई भी लाइट आएगी, जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज आती है, वो यूवी रेज हमारे ग्लास पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि इसके अंदर नहीं जा पाती। अगर मैं प्लेन ग्लास लगाऊंगा तो मेरे अंदर इसमें रेज जाएंगे। बहुत से लोग तुमने देखे होंगे, जो लोग कहते हैं जो ज्यादा कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो उनको हिदायत दी जाती है कि आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो तो कंप्यूटर पे जब तक वर्क करो तब तक चश्मा लगा के काम करो। वो इसीलिए क्योंकि अगर जो कंप्यूटर है जैसे ये है, इसकी जो भी हानिकारक रेज है वो आ रही है, अगर मेरे पास चश्मा लगा हुआ नहीं डायरेक्ट मेरी आंखों में जाएंगी, जो मेरे आंखों के लिए हार्मफुल है। लेकिन अगर वही मेरे चश्मे पर पड़ रही है, चश्मे पड़ने से रिफ्लेक्ट हो जा रही है, तो मेरी आंखें बिल्कुल सेफ रहती है। इसी प्रकार से अगर आप वो वाला चश्मा लगाते हो जिसमें पोलराइजेशन होता है, ठीक है, जिसमें पोलराइजेशन होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो चीज है वो उससे भी अच्छी दिखेगी। बिल्कुल तुम ऐसे तरीके से समझ सकते हो कि जैसे एक तुम कीपैड वाले मोबाइल से कैमरे से फोटो लो, ठीक है, और एक
सैमसंग वो बड़ा वाला पता नहीं कितना जूम वाला अल्ट्रा वाला, उससे फोटो लो, ठीक है। तो जैसे अंतर होता है उसी प्रकार से उसमें डिफरेंस होता है। पोलराइजेशन में देखो क्या है, पोलराइजेशन में the phenomena of limiting the vibration of the electric vector in one direction in the plane perpendicular to the direction propagation of light wave is called polarization of light। तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो भी लाइट मेरे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और चलते भी कैसे हैं, परपेंडिकुलर चलते हैं, ठीक है। तो हाँ, इसमें कहा गया है द फिनोमिना ऑफ लिमिटिंग द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक, हाँ बेटा, इसमें पोलराइजेशन का मतलब है कि वो जिसको चाहें, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मुझे रोकना है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मुझे कम करना है, ये रोकना है, तो उसका एक वेक्टर प्रोपगेशन होता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो वेव चल रही होती है बिल्कुल सीधे चल रही होती है, ठीक है। तो इसका जो ये जो फिनोमिना है उसमें लाइट को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ऐसे है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये चल रही है इधर v वेलोसिटी से इधर चल रही है, तो इसमें हम जितनी लाइट को चाहें उतनी लाइट को हम पास कराएं और जितनी लाइट को ना चाहें उसको पास ना कराएं। ऐसे फिनोमिना को हम लोग बोलेंगे प्रोपेगेशन, वो पोलराइजेशन, ठीक है। ऐसे फिनोमिना को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। पोलराइजेशन में देखो किस किस चीजों का यूज होता है। एक होता है पोलरॉइड्स। अब दो प्रकार की लाइट होती है, एक होती है अनपोलराइज्ड, एक होती है पोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट जैसे अभी जो सूर्य से आ रही है, इस लाइट को हम लोग बोलेंगे ये लाइट है पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। अब इस पोलराइज्ड लाइट लाइट जो होती है वो हर डायरेक्शन में होती है, अब जैसे मान लो मेरे पास में हर डायरेक्शन में एक लाइट है, आज की क्लास बिल्कुल ऐसी रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास में हर डायरेक्शन में लाइट है, इसे मैं बोलूंगा अनपोलराइज्ड लाइट। अगर इस अनपोलराइज्ड लाइट के आगे मैंने इससे गुजारा इसको, ठीक है। अब जरा सोचना, इससे अगर जब मैं इसको गुजार रहा हूं तो इसमें क्या है, इसमें ना तो ये जाएगा ना ये जाएगा, इसमें इसके पैरेलल कौन सा है, यही तो है। तो इससे सिर्फ ये वाली लाइट पास होगी और बाकी की लाइट पास नहीं होगी। तो अनपोलराइज्ड लाइट सबसे पहले जिस क्रिस्टल पर पड़ता है उस क्रिस्टल को हम लोग बोलते हैं पोलरॉइड्स। अनपोलराइज्ड लाइट सबसे पहले जिस क्रिस्टल पर पड़ता है उसे बोलते हैं हम लोग पोलरॉइड्स। एक चीज और, अनपोलराइज्ड लाइट अगर आई है, अनपोलराइज्ड लाइट क्या है, आई है, ठीक है। तो हाँ, तो जो यहाँ से पोलराइज्ड होके जो लाइट निकलती है वो क्या निकलती है, आई नॉट। क्या निकलती है, और जो आई नॉट होता है वो I/2 के क्या होगा, बराबर। यानी कि यहाँ पर जितनी इंटेंसिटी थी उसकी इधर इंटेंसिटी आधी रह जाती है, तो इसमें क्या कहा गया, पोलराइज्ड में ये सब है बना हुआ सब। These are thin film of ultra microscopic crystal, ठीक है। बताएं सल्फेट वल्फेट किससे बना होता है, ऑप्टिकल पैरेलल टू ईच अदर। It is used to produce the plane polarized light. It is based on the principle of selective absorption and is more effective than टर्मालाइन क्रिस्टल, ठीक है। ऐसे बदमाशी, ठीक है। देखो ऐसे समझो आप, ये था मेरा अनपोलराइज्ड लाइट। ये क्या थी, अनपोलराइज्ड लाइट जब इससे निकली तो यही लाइट कैसे हो गई, पोलराइज्ड हो गई। अब हाँ, ये कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिटेक्ट कर रहे हैं। कुछ चीजें हैं इसमें। सबसे पहले क्या, पोलरॉइड्स अलाउ द लाइट ऑसिलेशन पैरेलल टू द ट्रांसमिशन एक्सिस टू पास थ्रू देम। पोलरॉइड से क्या होगा, सिर्फ वही लाइट पास होगी जो इसके पैरेलल होगी। जैसे मान लो मैंने अभी तुम्हें बताया था
कि अगर तुम्हारा ऐसे अनपोलराइज्ड लाइट है और यहाँ पर कोई पोलराइड रखा हुआ है और इसमें ये सिर्फ इसके पैरेलल लाइट को पास कर सकता है, तो इसके पैरेलल सिर्फ यही लाइट है, तो इससे सिर्फ यही वाली लाइट बाहर निकलेगी बस, बाकी किसी भी प्रकार की कोई लाइट नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, अच्छा दूसरा होता है पोलराइजर। हाँ, तो यही पोलरॉइड को ही हम लोग बोलते हैं पोलराइजर। तो सबसे पहले जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है वो जिस पर गिरती है उसको हम लोग बोल देंगे पोलराइजर, और जो पोलराइज्ड लाइट जिस पर गिरती है उसे बोलते हैं हम लोग एनालाइजर। पोलराइज्ड लाइट जिस पर गिरती है उसे बोलेंगे हम लोग एनालाइजर। ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट जिस पर भी गिरी पोलराइजर, और जो पोलराइज्ड लाइट जिस पर गिरती है उसे बोलते हैं हम लोग एनालाइजर। ठीक है, एनालाइजर ये हमारा पर्दा है, यहाँ पर हमें पता चल रही है लाइट कैसे आ रही है, और वो है हमारा डिटेक्टर। सबसे पहले दूसरी बात ये है, अब जरा सोचना कि सर मान लो मेरे पास में ऐसी लाइट आ रही है, ऐसी लाइट आ रही है, और मेरे पास जो पोलराइड लगा हुआ है वो इस प्रकार का लगा हुआ है, तो इससे इसके पैरेलल तो लाइट बाहर जाएगी क्या ऐसी लाइट बाहर जाएगी? नहीं जाएगी, तो इससे कोई भी लाइट बाहर नहीं जाती है। If the transmission axis of analyzer is perpendicular to that of polarizer, then no light pass through the analyzer. असर हो रहा है, सब भागने वाले हैं वहाँ, धीरे-धीरे असर हो रहा है। हॉस्पिटल भी ऐसी मशीन होती है सबका कोई रह नहीं पाएगा, सब भाग जाएंगे। बताओ ऐसे से लोग डांस से लोग के गेट के बाहर रख दो ना। यहीं रोक देना वीडियो। क्यों बेइज्जती कर रहे हो भैया? हो गई कपड़ा आ गया हाथ में, अब से हाथ भी काले हो जाएंगे अब। नहीं कोई दिक्कत नहीं, इससे तो आदत है, बहुत पुरानी बाइक है। पहले की हाँ हाँ जो ये क्या है? चल बात करते हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे डिफ्रैक्शन। ठीक है, मैं अभी उसी से स्टार्ट कर रहा हूँ। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे डिफ्रैक्शन। अगर मैं डिफ्रैक्शन में मैंने बात करी थी बेटा, डिफ्रैक्शन में मैंने बात करी थी, हमेशा इसमें क्या होता है, लाइट बैंड होती है। लाइट की क्या होती है? बैंड होती है। लाइट बैंड होती है। अब लाइट बैंड होगी तो इसमें दो फिनोमेना थे, एक था फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, एक था फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अगर मैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की बात करूं, एक बार सोचो, मैं दोनों को एक बार रिलेट करूंगा आप लोगों के लिए। आप लोग ये देखो सर, अगर मैं इसमें कहूं तो सबसे पहले इसमें सिर्फ एक ही स्लिट होती है, एक ही स्लिट होती है। ठीक है, इस प्रकार से एक स्लिट होती है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। साथ में इसमें क्या लगा हुआ होता है सर? साथ में इसमें लेंस लगा हुआ होता है, और यहाँ पर क्या है इसकी स्क्रीन, यहाँ पर इसकी स्क्रीन है। अब जरा सोचना, जो लाइट बिल्कुल ऐसे सीधी आएगी, जो लाइट बिल्कुल ऐसे सीधी आएगी वो यहाँ पड़ेगी, ऐसे सीधी चलेगी। जो लाइट इससे हल्की ऐसे बैंड हुई, ठीक है, तो इसमें आपको मिलता था मैक्सिमा और मिनिमम, मैक्सिमा और मिनिमम मिलता था। अब एक बात सोचो, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये d, और ये क्या था तुम्हारा y। तो अगर मैंने बोला था कि बताओ मिनिमा के लिए, सबसे पहले तो इसका पाथ डिफरेंस बताओ। इनमें पाथ डिफरेंस कितना होता है? पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस का फार्मूला होता था तुम्हारा डेल्टा x बराबर क्या था? a sin थीटा, क्योंकि a sin थीटा ये पाथ डिफरेंस होता था। मुझे बताओ, जब अगर मैं इस सेंटर की बात करूं, ये मेरा सेंटर है, सेंटर पर पाथ डिफरेंस कितना होगा? 0।
यहाँ पर पाथ डिफरेंस होगा, सेंटर पर पाथ डिफरेंस इसका क्या होगा, 0 होगा। अब देखो अगर इसी चीज की अगर मैं एक फिगर और बनाऊं, ऐसे ही बनाऊंगा, एक फिगर और बनाई, तो सोचना है, एक फिगर और बनाई मैंने ऐसे, यहाँ मिल रहा है, ये एंगल क्या था, थीटा, ये दूरी क्या थी, ये दूरी d, और ये दूरी क्या थी, y। अगर मैं इसमें बोलूं ऊपर वाले में, तो आप बोले सर अगर ये थीटा है तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, y अपॉन कैपिटल D। एंगल बहुत छोटा है तो d बराबर क्या हो जाएगा, y अपॉन D। अगर मैं इसमें बोलूं इस वाले के लिए, ठीक है, डेल्टा x बराबर क्या हो गया तुम्हारा, a sin थीटा। अगर मैं फर्स्ट किसकी बात करूं, मैक्सिमा की, तो वहां पर डेल्टा x की वैल्यू मेरी क्या होती थी बेटा, पाथ डिफरेंस की n लैम्डा। n की जगह अगर 1 करूंगा तो ये किसके बराबर होगा, लैम्डा के बराबर। वहां से मेरा a sin थीटा की वैल्यू किसके बराबर आई, लैम्डा की, और जहां sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा अपॉन a। एंगल बहुत छोटा है तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा। अब देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू लैम्डा अपॉन a है और यहाँ थीटा की वैल्यू y अपॉन d है। अगर इन दोनों से मैं देखूं तो y अपॉन d बराबर लैम्डा अपॉन a, तो y बराबर क्या आ गया, लैम्डा d अपॉन, ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई लैम्डा d अपॉन a। सिंपल सा। सर अगर मैं कहूं तुमसे, तुम्हें पता है सर, अगर मैं सेंट्रल मैक्सिमा की बात करूं, सेंट्रल मैक्सिमा बेसिकली मेरा क्या होता था सर, 2 थीटा होता था, कितना था, 2 थीटा। अगर मैं थीटा की टर्म में लिखूंगा तो 2 लैम्डा अपॉन a लिखूंगा। लेकिन मैं अगर कहूं कि बताओ, देखो ऊपर भी y होगा तो नीचे भी क्या होगा, y। तो अगर सेंट्रल मैक्सिमा की बात आएगी तो यहां हो जाएगा 2y इक्वल टू 2 लैम्डा d अपॉन a। सिंपल सा, 2y इक्वल टू 2 लैम्डा d अपॉन a, मेरा ये हो जाता है। इसी प्रकार से अगर मैं इसमें ब्राइट और डार्क की बात करता था, तो जैसे मैंने जब YDSC में बात करी थी, YDSC में सर ब्राइट के लिए जो फार्मूला होता है, ब्राइट के लिए फार्मूला होता है n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल a, ठीक है। लेकिन ये वहां ब्राइट के लिए था तो ये किसके लिए है, डार्क के लिए, या फिर यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, मिनिमा मिलेगा। अगर मैं कहूंगा सर मैक्सिमा के लिए, तो फार्मूला क्या होता है, 2n प्लस 1 लैम्डा d अपॉन 2a। ये जो फार्मूला है, अगर मुझे मैक्सिमा लेना है तो मैक्सिमा का ये मेरा फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला किसका हो जाएगा, मैक्सिमा का फार्मूला, ठीक है। तो मैक्सिमा का फार्मूला होता है ये, ठीक है। पूरी तरीके से ये YDSC से हल्का सा क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, YDSC से हल्का सा रिलेट करता है। दूसरी चीज मैंने आपसे बताई थी कि अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं, जैसे मान लो मेरे पास में ये वाली स्क्रीन है वो मैंने यहां मान ली, ये इसका सेंटर है, तो सेंटर पर तो मुझे मिलेगा ब्राइट, देखो ऐसे ब्राइट मिलेगा, ठीक है, सेंटर पर मुझे मिलेगा ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे मिलेगा, ऐसे। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, जो क्या होती है, I0, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूंगा तो क्या हो जाएगी, I0 बटे 22.5, यहाँ भी इंटेंसिटी हो जाएगी I0 बटे 22.5, ठीक है। और इसके बाद में और इंटेंसिटी देखूंगा तो वो और कम मिलेगी, ठीक है। और ये इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, I0 बटे 62.5। यहाँ पर इंटेंसिटी देखूंगा तो ये भी हो जाएगी I0 बटे 62.5। ये है बेटा सेंट्रल मैक्सिमम, ये है फर्स्ट मैक्सिमम, और ये सेकंड मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम, फर्स्ट मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम, यही तो फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है, देखो बेटा ये जो विड्थ है ये सबसे ज्यादा, कैसे, जैसे अगर मैं देखूं ये मेरी स्क्रीन थी, इस स्क्रीन पर ब्राइट ये दिख रहा है मुझे ब्राइट, ये क्या दिख रहा है, ब्राइट। फिर मुझे क्या मिलेगा बच्चों, फिर मुझे मिलेगा डार्क, ये मेरा डार्क। फिर क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। फिर क्या मिलेगा मुझे, डार्क, ठीक है, ये डार्क। फिर क्या मिलेगा मुझे, ब्राइट। अब तुम देखो यहाँ ब्राइट सबसे ज्यादा,
यस सर। यहाँ ब्राइट कम, कम। यहाँ ब्राइट उससे कम। ठीक है। ये जो बीटा की वैल्यू है, जो ब्रेथ की वैल्यू है, हाँ सर। वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अगर यही मैं बाईडीएससी करता था, यही मैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लेता था, तो उसमें क्या होता था? ये दूरी, ये कभी भी इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो दूसरी वाली पर भी क्या रहती? आई नॉट। तीसरे वाली पर भी क्या रहती? आई नॉट। यानी कि सबकी सब पे जो इंटेंसिटी है वो तुम्हारी आई नॉट ही रहती। सबकी सब पे जो इंटेंसिटी है वो कितनी रहती तुम्हारी? आई नॉट ही रहती। सबकी सब पे इंटेंसिटी। तो वहां इंटेंसिटी चेंज नहीं होती है, वहां इंटेंसिटी चेंज नहीं होती है। इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है। वहां पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा रहती है, यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो जाती है? कम होती है। ठीक है, इंटेंसिटी कम। और मैंने बोला था बेटा, यहाँ पर ब्राइट तो ब्राइट होता है, लेकिन जो डार्क है वो प्रॉपर रूप से डार्क नहीं होता है। लेकिन अगर यही बाईडीएससी होता, ठीक है, जैसे बेटा मैंने ये डिफ्रैक्शन का बनाया है, अगर मैं एक बाईडीएससी का बनाऊं, ये बाईडीएससी है, तो बाईडीएससी की ब्राइट कितनी है? सेंटर ब्राइट उतनी ही डार्क, उतनी ही ब्राइट, उतनी ही डार्क। ये कभी चेंज होने वाली नहीं है। ये डार्क है तो ये प्रॉपर डार्क है, और ये ब्राइट है तो ये प्रॉपर ब्राइट। दूसरी चीज, अगर मैं वहां पर इंटेंसिटी की बात करता, तो इंटेंसिटी में भी देखो, अगर मैं डिफ्रैक्शन की इंटेंसिटी की बात करता, तो पहली ये हो गई, दूसरी वाली भी बेटा ऐसे ही जाती, तीसरी वाली भी ऐसे ही जाती है। ठीक है, इस प्रकार से इंटेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होती। इंटेंसिटी चेंज वहां पर नहीं हो रही, वहां इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रही। उसके बाद में मैंने किसकी बात कर रहा था? मैं पोलराइजेशन की बात कर रहा था। ठीक है, पोलराइजेशन पे मैंने बोला एक होता है तुम्हारा एनालाइजर, एक होता है पोलेरॉइड्स। ठीक है, अब देखो, एक होता है एनालाइजर, एक होता है, अब देखो मेरे पास में एक अनपोलराइज्ड लाइट है, जो लाइट है वो अनपोलराइज्ड है। अनपोलराइज्ड लाइट, जैसे अभी जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है, ये मेरा अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, इसमें से मैंने जो भी, अब जैसे ओजोन लेयर ने जो कम कर दिया, वैसे मैंने किसी प्रकार की कोई कम नहीं किया है। अगर मैं इसको सबसे पहले मान लो एक जिससे गुजारूंगा, उसे हम बोलेंगे पोलेरॉइड्स। अब पोलेरॉइड्स क्या होगा? अपने जो इसके पैरेलल प्रकाश होगा बस उसको जाने देगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं पैरेलल देखूं तो ये प्रकाश पैरेलल है इसके, तो ये सिर्फ इसको जाने देगा और बाकी किसी को नहीं जाने देगा। इसे बोलते हैं पोलराइजर। अब इस बिल्कुल यही पोलराइजर मैं एक और लगा दूं, ठीक है, तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है और इसे बोलेंगे हम लोग पोलराइज्ड लाइट। जब ये पोलराइज्ड लाइट जब किसी पर पड़ती है तो उसे बोलते हैं एनालाइजर। क्या बोलेंगे हम लोग? एनालाइजर। और जब अनपोलराइज्ड लाइट जिस पर पड़ती है, अनपोलराइज्ड लाइट जिस पर पड़ती है उसे बोलते हैं हम लोग पोलराइजर। क्या बोलेंगे? पोलराइजर। और इसे बोलेंगे हम लोग एनालाइजर। और एनालाइजर से जो लाइट, मान लो अगर ये ऐसा है तब तो इससे ये पास हो जाएगी क्योंकि ये इसके कैसी है? समांतर। लेकिन अगर ये ऐसे ना हो कि ये ऐसे है, क्या इससे ये लाइट पास होगी? नहीं, परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पर मुझे कोई भी लाइट नहीं मिलेगी, कोई भी लाइट देखने को नहीं मिलेगी, मुझे कोई लाइट मिलने वाली नहीं है। ठीक है, इसी ने एक साइंटिस्ट थे जिनका बहुत अच्छा वो है, मालूसला। ठीक है, मालूसला। इन्होंने मालूसला ने बोला था कि I = I नॉट cos स्क्वायर थीटा। अब जरा सोचो सर, इन्होंने I नॉट कौन सी लाइट को बोला? I नॉट इन्होंने उस लाइट को बोला जो एक बार पोलराइजर से पास हो गई है। जैसे यहाँ पर ये लाइट बेटा अगर आई है, इंटेंसिटी कितनी है? आई। इससे पास हो गई तो इंटेंसिटी कितनी बची? आई नॉट। और अभी मैंने लिखवाया था कि जो आई नॉट होता है वो बेटा I/2 के बराबर होता है।
I/2 के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, अगर मैं कहूँ बताओ सर इंटेंसिटी कितनी, ये कौन सी इंटेंसिटी है जो यहाँ बची, जो यहाँ निकली, इस इंटेंसिटी को मैंने क्या मान लिया I डैश। तो ये I डैश बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। अब देखो मेरे पास में जो पोलराइज्ड जो अनपोलराइज्ड लाइट थी उसकी इंटेंसिटी मैंने कितनी मानी I। तो मैंने कहा सर ये मेरी कितनी है I, लेकिन I0 को क्या लिखूंगा I/2। I0 कौन सी लाइट है, पोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड लाइट कितनी है I है, ठीक है। अब तो I0 को लिखा I/2 साथ में cos स्क्वायर थीटा। अब देखो सर ये थीटा क्या है, थीटा का मतलब ये है मेरा, जैसे बेटा मुझे बताओ ये ऐसे रखा है, ये ऐसे है, ये वाली लाइन इसके साथ में कितना एंगल बना रही है, 90 बना रही है। अगर मैं यहाँ 90 रखूं तो cos 90 की वैल्यू 0 और उसका स्क्वायर भी 0। तो यहाँ कितनी इंटेंसिटी मिल रही है, 0 तो मिल रही है। अगर बेटा ये इसके पैरेलल हो जाए, ये इसके क्या हो जाए पैरेलल, अगर ये इसके पैरेलल हो गया तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया 0। तो cos 0 की वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर 1। तो मुझे लाइट वही तो मिलेगी जो यहाँ थी, ठीक है। I/2 अनपोलराइज्ड में, पोलराइज्ड में देखोगे तो अनपोलराइज्ड में I थी, तो या तो I/2 कह दो या फिर क्या कह दो I0। लेकिन मैंने कहा मैंने ये जो एनालाइजर है इसको मैंने कुछ इस प्रकार से रखा, इस प्रकार से कुछ रखा है कि ये पहले से कुछ एंगल बना रहा है 30, ठीक है। तो देखो इससे ये कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, कितना बना रहा है 30। ये ऐसे सीधे है, सीधे से कितना बना रहा है 30। तो मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, मैं यहाँ पर रखूंगा I डैश बराबर I/2 cos स्क्वायर 30। cos 30 का मान कितना होता है कोई बताएगा, √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर यानी कि 3I/4, ठीक है। अगर यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा एनालाइजर पोलराइजर से, ये पोलराइजर है, पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम लोग 60 रखेंगे। जितना एंगल हो जाएगा उतना एंगल हम इसके अंदर रख देंगे, ठीक है, उतना एंगल रख देंगे। ये है, एक बार इसे थोड़ा सा उतार लेना क्योंकि ये लिखा हुआ नहीं है उसमें, थोड़ा सा निकलो बस, इसको खाली बना दो ऊपर वाले बना हुआ फोटो ले लिया, फोटो ले लिया किताब से। ये फोटो लेना अब तो बंद कर दो। की फोटो ले रहा है सर, नहीं बात अरे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, लिख लिया। बनाना था जो खड़े में इलाज करना। इसके बाद ये कह रहा है 3/8 होना चाहिए। एक कैमरे से यहाँ इसलिए 3/8 होना चाहिए। अच्छा 2 दूनी 4 दूनी 8 कौन पागल है? पागल नहीं, पहले मैंने समझ में आ गया था इसके लिए। क्या करेंगी? समझ में आ गया था, देखिए शुरू कर दे, खत्म कर दे। अरे यार पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पहले तो तब तो हो जाता। हाँ, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन बेटा ये पूछिए जाता है कभी। अब इसमें देखो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, मेरे पास एक ये सतह है, कोई भी सतह है, ठीक है। अच्छा
सर यहाँ पर एयर है मान लो, और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ से कोई लाइट आई, मैंने कहा मान लो नॉर्मल से उसने कुछ एंगल बनाया, कुछ भी मान लो थीटा पी मान लो, कितना एंगल बनाया थीटा पी। अगर ये रिफ्लेक्ट होगी तो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अरे जितना एंगल ये उतना एंगल ये, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में। लेकिन इसकी कुछ रे कहाँ जाएगी अंदर, जो जाना तो चाहिए था सीधा, लेकिन चली जाएगी इधर। इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा आर। क्या मान लिया थीटा। एक बात याद रखना, जो ये रिफ्लेक्शन है और जो ये रिफ्रैक्टेड रे है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो बेटा होता है 90 डिग्री। वो किसका होता है 90 डिग्री का। अब तुम देखो, तुम्हें पता है कोई भी लाइन अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर कोई भी लाइन सीधी है, तो सीधी लाइन कोई होती है तो उसके एक तरफ के सारे कोणों का मान कितना होता है 180। तो ये तो नॉर्मल है सर। यस सर। और नॉर्मल क्या है सीधा। इसका मतलब जो थीटा पी का मान है और प्लस जो 90 है और प्लस जो थीटा आर है वो किसके बराबर होगा 180। अरे ये थीटा जिस पर इंसिडेंट हुई, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। ये एंगल क्या है 90, ये कितना है थीटा आर। ये कितना मान लिया, तुम्हें पता है ना, ये दोनों बराबर थोड़ी ना होंगे, लेकिन ये दोनों क्या होंगे बराबर, ये दोनों क्या होंगे बराबर। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो अब क्या करा जाए, देखो अब कैसे होगा। सोचो, अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात कर रहा था तुमसे, मैंने कहा ये एंगल कितना है थीटा पी और ये कितना है 90, ये कितना है थीटा। अगर सर देखो मैं इसको उस तरफ ले जाऊंगा तो थीटा पी प्लस थीटा आर 180 माइनस क्या हो गया 90। तो ये थीटा पी प्लस थीटा आर किसके बराबर बचा 90 के बराबर बचा। अगर मैं यहाँ से मान निकालूं तो थीटा आर की वैल्यू होगी मेरी 90 माइनस थीटा। सिंपल सा ये हो गया। अब देखो इसमें जो मैंने रिफ्लेक्शन की बात करी है, यहाँ पर पोलराइजेशन, जो लाइट पोलराइज्ड हुई, यहाँ पर लाइट क्या हो गई है पोलराइज्ड। अगर लाइट पोलराइज्ड हुई है तो अगर मैं इसमें स्नेल्स लॉ लगाऊं, तुम सबको पता है स्नेल्स लॉ क्या होता है स्नेल्स लॉ। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 और एंगल कितना है ये इंसिडेंट, बोलो साइन थीटा पी, साइन थीटा पी। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने कितना माना म्यू, तो ये क्या हो गया म्यू। और यहाँ एंगल, ये एंगल कितना है सर साइन थीटा, ये हो गया। यस सर। अब तो खुद ही कुछ नहीं करना था, देखो साइन थीटा पी इक्वल टू म्यू, ऐसे ही रहने दो। यहाँ थीटा आर की जगह रखूं तो मैं क्या रख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा पी। ठीक है। अब मैं जरा इसको इधर लेकर आऊं, नीचे दिखेगा नहीं, इधर देखो। अगर मैंने साइन थीटा पी ऐसे ही रहे किया, कोई मुझे एक बार बता दे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा पी हो गया। इसको अगर मैं इधर लाता हूं तो साइन थीटा पी अपॉन कॉस थीटा पी किसके बराबर हो गया म्यू के, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर होगा tan थीटा पी, यानी कि tan थीटा पी म्यू के बराबर हो गया। या सर थीटा पी को लिखो तो हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स म्यू। अब देखो ये जो चीज है, इसका एक नाम दिया गया जो डायरेक्ट क्वेश्चन में तुमसे पूछा जा सकता है कि बताओ ब्रेस्टर्स लॉ कौन सा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो हमारा ब्रेस्टर्स लॉ भी इसको बोलते हैं। जो यहाँ पर देखो, जितना यहाँ पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू, इंसिडेंट एंगल कितना है थीटा पी, इंसिडेंट एंगल थीटा पी। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके बराबर होगा tan थीटा पी, जहां थीटा पी कौन सा एंगल था, थीटा पी कौन सा एंगल है इंसिडेंट एंगल। कौन सा एंगल है इंसिडेंट एंगल। हाँ, तो ये इंसिडेंट एंगल के बराबर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अब की जो इस समय जो मेंस हुआ है इस बार जेई मेन, हाँ जो अभी जेई मेंस हुए हैं 25 में, उसमें पूछा गया था। लेकिन मैं इस बात में कंफर्म नहीं हूँ कि ये पूछा गया था, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो एनटीए ने वो डाले नहीं है, पेपर नहीं डाले। तो जो कुछ बहुत सारे कोचिंग सेंटर होते हैं जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डालते हैं, तो उन्होंने उसमें ऐसे दे रखा था।
तो मेमोरी बेस्ड पे हम लोग 100% श्योर तो हो नहीं सकते ना नहीं सर, नहीं। कि बात ये है कि नहीं है। हाँ। तो लेकिन हाँ बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चन इन्होंने बस ये पूछा था कि बताओ इसमें से ब्रेस्टर्स लॉ कौन सा है। तो थीटा p इक्वल टू, तो चाहे तुम्हारा ऑप्शन ये आए चाहे ऑप्शन ये आए, और बाकी जो जितनी मैंने राम कथा ये बोली है, ये वाली और ये वाली, नहीं सर, ये इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। नहीं समझ में आया तो, नहीं समझ में आया तो, क्योंकि अगर ब्रेस्टर्स लॉ आएगा तो तुम इतनी चीजें लिख के यस सर। वहां पर सॉल्व करके बताने वाले नहीं। नहीं, बस डायरेक्ट है कि भैया ये है तो ये है, बस छुट्टी, सीधे से ये तुमको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ में हमारी वेव गई, वेव ऑप्टिक्स क्या हुई, खत्म। वेव ऑप्टिक्स के साथ में अब हमारा स्टार्ट क्या होगा अगले लेक्चर से, मॉडर्न फिजिक्स। और ध्यान रखिए बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स में जिसने भी सिंगल डेज की छुट्टी मारी वो गायब। हो गया। वो गया। और पूरी फिजिक्स में पूरी फिजिक्स में सबसे ज्यादा सिंपल है मॉडर्न, यस सर। ठीक है, सबसे ज्यादा मॉडर्न सिंपल है। और मॉडर्न से हर साल मॉडर्न से 7 से 8 क्वेश्चन तो तुम्हारे रहेंगे ही रहेंगे, यस सर। ठीक है। अगर 7 क्वेश्चन भी आ गए तो 7 चौक कितने हो गए, 28 नंबर का। और टोटल थ्योरेटिकल है, पूरी तरीके से जो थ्योरेटिकल होता है ना, पूरी तरीके से थ्योरेटिकल है। और सबकी सब में तुम लोगों को क्लास में याद कराऊंगा, उसमें भी दिक्कत नहीं कि अपन को याद कर सबकी सब, लेकिन क्लास में रहोगे प्रेजेंट पर डे तक, ठीक है। कितनी भी इंपॉर्टेंट काम हो छुट्टी मत मांगना, इसे बता दिया। हाँ सर। चलो अब कुछ बताओ आप। खत्म होगी बताइए। अभी तो बोला था सर, मॉडर्न पे देखो ऑप्टिक्स खत्म, इससे कहते हैं 10,000। अब देखो बच्चों, अभी हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने बात करी थी इंटरफेरेंस की, ठीक है, इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस में बताओ हमको यहाँ पर कितनी स्लेट होती है, 2 स्लेट। इसको क्या बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, कैपिटल डी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक रेज ऐसे गई, एक रेज ऐसे गई, एक बिल्कुल सीधे जाएगी, ये दूरी क्या हो गई, बाई हो गई। इस एंगल को क्या मान लिया, थीटा। अब बताओ सर, अगर मैं इसमें पाथ डिफरेंस देखूं तो यहाँ से क्या डाला था मैंने, परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। मुझे बताओ पाथ डिफरेंस यहाँ पर कितना होता है, बोलो, ये दूरी कितनी होती है, स्मॉल डी। तो पाथ डिफरेंस कितना होता था, डी साइन थीटा। पाथ डिफरेंस कितना होता है, डी साइन थीटा। अच्छा, अगर सोचो ये एंगल थीटा है, ये दूरी कितनी है, कैपिटल डी, ये कितनी है, बाई। तो अगर मैं इसमें tan थीटा लूं तो tan थीटा बराबर क्या होता है, बाई अपॉन कैपिटल डी, यही तो होता है, बाई अपॉन कैपिटल। अच्छा सर, अगर मुझे इसका पाथ डिफरेंस पता है, मान लो इसका मुझे पाथ डिफरेंस पता है, अगर मैं कहूंगा कि मुझे बीच में सेंटर पर हमेशा मिलेगा ब्राइट, फिर मिलेगा डार्क, फिर मिलेगा ब्राइट, ऐसे मिलते जाएंगे। यस सर। क्या यहाँ पर डार्क मिल रहा है वो प्रॉपर डार्क मिल रहा है या फिर कम मात्रा में डार्क है, प्रॉपर डार्क, प्रॉपर होगा ना, कैसा है, प्रॉपर। कम मात्रा में कहाँ डार्क मिलता है, डिफ्रैक्शन में, डिफ्रैक्शन मिलता है, डिफ्रैक्शन में कम मात्रा में मिलता है। अगर मैं कहूँ बेटा मुझे मान लो कोई ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, क्या मिल रही है, ब्राइट फ्रिंज का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। ब्राइट फ्रिंज के लिए कोई मुझे बताए पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होता है, हाँ एन लैम्डा, तो बोलना है लैम्डा। तो यहाँ पर अगर मैं, हाँ बेटा पाथ डिफरेंस देखो, अगर एंगल बहुत छोटे हैं, एंगल बहुत छोटे हैं, तो पाथ डिफरेंस जो ये डेल्टा एक्स है वो तुम्हारा डी थीटा हो जाएगा। और यहाँ एंगल बहुत छोटे होंगे तो थीटा की वैल्यू बाई अपॉन डी। तो अगर मैं डेल्टा एक्स बराबर डी, ऐसे ही थीटा की जगह क्या रखा, बाई अपॉन डी। अगर मैं यहाँ पर पाथ डिफरेंस रखूंगा जो हो जाएगा ये बराबर क्या हो गया, एन लैम्डा। तो अगर मैं बाई की वैल्यू निकालूं तो एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ये किसके लिए है, ब्राइट की डार्क, ब्राइट के लिए है। और
स्टार्ट होगी? जीरो से। जीरो से। ये मत भूलना, n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? जीरो से। फिर प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, सर प्लस प्लस माइनस वन का मतलब क्या है? ऊपर की नीचे? ऊपर। और माइनस वन का मतलब क्या है? नीचे। नीचे। अच्छा, माइनस वन का मतलब नीचे और प्लस वन का मतलब ऊपर। सही है। अगर मैं कहूं बेटा ब्राइट के बदले मैक्सिमा की जगह अगर मैं मिनिमा कहूं, क्या कहूं? मिनिमा। मुझे बताओ मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है? 2n minus 1 lambda d upon 2d. 2n minus 1 lambda d upon 2 small d. 2d। सही है। अगर सर मैं यहाँ पर देखो मेरा पाथ डिफरेंस कितना था? dy upon dy अपॉन, तो dy अपॉन कैपिटल यहाँ पर रखा 2n minus 1 lambda d अपॉन 2d। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा, किसकी वैल्यू निकालूंगा? y की। तो यहाँ पर आ जाएगा 2n minus 1 lambda d अपॉन, सर वहाँ से ओ सॉरी, लैम्डा फॉर 2 आएगा ना? हाँ सही कर रहे यस सर, हो। हाँ वही। यहाँ 2n minus 1 lambda d अपॉन 2 ओ lambda अपॉन 2 ये रहेगा, है ना? यस सर। हाँ सही है, समान। lambda अपॉन 2 ये ठीक है। अब फार्मूला आएगा 2n minus 1 lambda d अपॉन, यही तो था, यस। ठीक है बेटा। एक बात याद रखो, जिस प्रकार से अभी तुम सुना रहे हो, यस सर। मैं गारंटी दावा के साथ कह सकता हूँ अगर तुमने इस प्रकार से याद कर लिया तो नीट में एक क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। लेकिन याद रहे तब ना, यस सर। तब से भूल जाए। बात समझ आ रही है? Yes. जैसे अभी तो मैं पढ़ाता हूँ तो तुम फटाफट से ये होगा ये होगा ये होगा, और जब हम लोग पीछे का सुनने बैठते हैं तो भूल जाते हैं तुरंत। तो तुमको यही नहीं पता चलता है कि ये चैप्टर कभी पढ़ा भी था क्या। तो ये दिक्कत तुम लोगों के साथ में बहुत हो जाती है, ठीक है। यस। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर n कहाँ से स्टार्ट होगा सर? वन से। 1 से, प्लस माइनस कहाँ से? प्लस माइनस प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। अच्छा सर फ्रिंज विड्थ क्या होता है? फ्रिंज विड्थ होता है, फ्रिंज विड्थ क्या होती है? lambda d upon small d. लैम्डा डी अपॉन Small d. स्मॉल डी। चलो अच्छा, फ्रिंज विड्थ किस किस के बीच की डिस्टेंस होती है? फ्रिंज विड्थ की डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन लेस होता है। बहुत अच्छे। तो डायमेंशन लेस फ्रिंज विड्थ क्या है? दूरी है, दूरी क्या है? और दूरी की क्या होती है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस का क्या होता है सर? क्या होती है? तुमने भी तो नहीं बताया। फ्रिंज विड्थ कैसे बेटा? फ्रिंज विड्थ का फार्मूला क्या होता है बोलो? अरे बोलो, अब तुम लोग खुद अनुमान लगाओ, खुद बताओ। ए सोचो, तुम मुझे खुद बताओ सर, ये कैपिटल डी डिस्टेंस है, हाँ सर। और ये भी क्या है? Small डिस्टेंस। distance। तो डिस्टेंस की डायमेंशन से डिस्टेंस की डायमेंशन कट गई। यस सर। सिर्फ क्या बचा? लैम्डा। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। और वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है? या तो एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर या माइक्रोमीटर या मिलीमीटर। तो ये सब क्या है? डिस्टेंस ही तो है। Distance है। तो इसकी डायमेंशन भी क्या होगी? डायमेंशन क्या होगी? एल होगी। L। सिर्फ क्या होगी? L। दूसरी चीज, अगर मैं बीटा की बात करूं, जो मेरी फ्रिंज विड्थ होती है, जो फ्रिंज विड्थ होती है वो किस किस के बीच में, जैसे मान लो ये ब्राइट है, फिर क्या मिलेगा? डार्क। फिर क्या मिलेगा? ब्राइट। और नीचे क्या मिलेगा? डार्क। तो ये किस किस के बीच की दूरी है? ब्राइट के बीच की दूरी, या फिर डार्क के बीच की डिस्टेंस। या फिर अगर मैं डार्क और ब्राइट के बीच की दूरी कहूं तो ये कितनी हो जाएगी? आधी। बोलो ना, बीटा बाई 2 कितनी हो जाएगी? बीटा बाई 2। ठीक है, हाँ सर। तब जो बीच की दूरी हो जाएगी तुम्हारी वो हो जाएगी बीटा बाई 2। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से हमने एक और बात करी थी, किसकी बात करी थी? एंगुलर फ्रिंज विड्थ की। एंगुलर फ्रिंज विड्थ की करी थी। एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फार्मूला क्या होता है? थीटा बराबर बोलो लैम्डा अपॉन डी। ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, मेरे पास में कलर है, मैंने तुमसे बोला था मेरे पास में लाइट में कितने कलर हैं? 7 कलर। कौन कौन से? विविड। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की। सबसे ठंडा कलर येलो। है रेड होगा। रेड। सबसे ठंडा कलर कौन सा होता है? रेड। और सबसे गर्म कलर वायलेट। कौन सा होता है? वायलेट। क्यों होता है? क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है बेटा? Hc अपॉन, तुम्हें पता है एक रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, जब वेवलेंथ लैम्डा सबसे ज्यादा तो एनर्जी सबसे, इसीलिए
देखिए रेड को हम लोग ठंडा कलर भी बोलते हैं और वायलेट को हम लोग कलर। एक चीज मुझे बताओ सर, अगर मैं कहूँ जैसे न्यूटन चच्चा क्या बोले थे, दो लोग हुए, एक हाइजेंस हुए और एक कौन हुए, हाइजेंस तो बोले कि जो वेव की तरह बिहेव करती है और न्यूटन का बोले किसी तरह बिहेव करती है। अब हाइजेंस ये बात किसने बताई कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, हाइजेंस किसने बताई थी? तो न्यूटन ने क्या बताया था? न्यूटन ने कहा था ये किसकी तरह आती है, पार्टिकल्स की तरह, छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स की तरह आती है। और कौन से पार्टिकल का साइज सबसे ज्यादा होता है, रेड का। किसका? रेड का। इन्होंने क्या बोला, ये बोले भैया पार्टिकल की तरह नहीं आती, किसकी तरह आती है, वेव की तरह, वेव की तरह। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की। यही तो बोला था, दोनों की बात लगभग सेम थी। उन्होंने कहा पार्टिकल, उन्होंने कहा वेव। तो हमने कह दिया ना पार्टिकल ना वेव दोनों की तरह बिहेव करते, हमने ये तो बोल दिया ना पार्टिकल तरह बिहेव करेगी और ना ही वेव की तरह। अब मुझे बताओ बेटा, पार्टिकल की तरह, अगर पार्टिकल की तरह मुझे काम कराना है वेव से, तो वेव किस किस चीज को शो कर सकती है, किस चीज को? एक तो तुम्हारा रिफ्लेक्शन को शो कर सकती है, और किसे शो कर सकती है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट आई और लाइट क्या अंदर जाएगी, रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट आएगी और अंदर चली जाएगी, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन। लेकिन जब कहा गया चलो ठीक है भाई पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, तो मुझे बताओ, मुझे पोलराइजेशन करके दिखाओ, मुझे इंटरफेरेंस करके दिखाओ, मुझे डिफ्रैक्शन करके दिखाओ। तो जब न्यूटन से ये बात कही गई, जो और भी जो साइंटिस्ट थे जो कह रहे थे कि वेव हमारी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, ठीक है, तो वो इस चीज को प्रूव ही नहीं कर पाए। फिजिक्स मांगती है प्रूव, फिजिक्स को दुनियादारी से मतलब नहीं है, फिजिक्स को मतलब है प्रूफ से। प्रूव कर दिया तुमने तो सही है, तभी तो पूरी फिजिक्स में एक सिंगल एक्सेप्शन केस नहीं। अगर तुम मुझसे कोई क्वेश्चन पूछो सर जी ये कैसे हो रहा है, और मैं कह दूं बस ऐसे ही हो रहा है, इसका मतलब ये है कि सर को पता नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये है सर को पता नहीं है, ठीक है। अगर सर ऐसे बोले, अगर बेकायदा पूरी तरीके से बताया जाए बेटा ये इसीलिए हो रहा है, ये रीजन है, तब तो बात सही है। तो जब इनसे कहा गया कि बताओ बिहेवियर करवाओ, बोले पोलराइजेशन करवा दो, अगर पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है तो पोलराइजेशन करवा दो, तो पोलराइजेशन नहीं करवा पाए, ना ही इंटरफेरेंस करा पाए, ना ही डिफ्रैक्शन। अब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन किसने कराया, जब कैसा समझा उन्होंने, वेव की तरह। किसकी तरह समझा, वेव की तरह। अब भाई अब बात आ गई, अभी हम मॉडर्न में पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात आई तो न्यूटन बोले लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके दिखाओ, ठीक है, ये जो और साइंटिस्ट थे पार्टिकल की तरीके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव से नहीं हुआ, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किससे हुआ, पार्टिकल से, ठीक है। तो साइंटिस्ट बोले ऐसा है, लड़ाई मत करो, एक ही बात मानो कि दोनों की तरह ये बिहेव करती है, बात खत्म। तभी से है कि लाइट हमारा कैसा नेचर रखती है, लाइट हमेशा हमारा डुअल नेचर रखती है, ठीक है, लाइट का हमेशा हमारा डुअल नेचर रखता है, ठीक। तो कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स। कल की क्लास में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, और सभी बच्चे प्रेजेंट जरूर रहो, क्योंकि मॉडर्न हाथ से गई, तो ये समझो बहुत सारी फिजिक्स तुम्हारे हाथ से गई। हाँ केमिस्ट्री